Are you listening me? Yes. Okay, so we are starting with the class. Okay. Today we will solve year 2010 May June क्वेश्चन पेपर नंबर 1 यानी कि हम आज जो है क्वेश्चन पेपर नंबर 1 विच इज एमसीक्यूज उसका कंपोनेंट 1 कर रहे हैं. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द पेपर. द फोटो माइक्रोग्राफ शोज अनियन एपिडर्मिस. अब अनियन एपिडर्मिस, ये अनियन एपिडर्मिस बहुत सारे सेल्स की मिलकर बनी हुई है. विच टर्म डिस्क्राइब दिस अनियन. अच्छा प्लीज वेट. Okay, now screen is visible. Okay, the photomicrograph shows onion epidermis. ये onion epidermis है. Okay, so one onion epidermis is made up of many cells. Which term describe this onion epidermis? इस onion epidermis को हम क्या बोलेंगे? Cell, organ, organ system या tissue? Tissue. So option number D is the right option. Option number D is the right option. ठीक है. Okay, अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पर. The identical pieces of potato are placed in sucrose solution of different concentration. After 3 hours, the mass of each potato is measured. Which graph shows the result of this experiment? अब आपसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिकल पीसेस आपने पोटैटो के लिए हैं और उसको डिफरेंट सक्रोज कंसंट्रेशन पे आपने प्लेस कर दिया. आफ्टर 3 आवर्स पोटैटो का जो मास है वो कैलकुलेट किया गया. विच ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. कौन सा ग्राफ इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट शो करेगा? ए, बी, सी, डी. देखो, ए में आपसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे सारी सी बात है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर सक्रोज की कंसेंट्रेशन इनहेंस होती जा रही है. दे आर सेइंग कि जैसे जैसे आप सक्रोज की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, एक लिमिट पे होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद पोटैटो का मास फिर डिक्रीज हो गया. ऐसा पॉसिबल नहीं है. देखो, अगर आप फर्स्ट करो कि अगर आपकी सक्रोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका क्या है? हाइपरटोनिक. क्या है आपका सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक. जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पोटैटो की स्ट्रिप डालते हो तो हाइपरटोनिक में वाटर बाहर क्या है? वाटर बाहर कम है और सॉल्यूट ज्यादा है. पोटैटो में क्या चीज ज्यादा है? पोटैटो में वाटर ज्यादा है. तो पोटैटो से वाटर निकलकर कहाँ चले जाएगा? बाहर चले जाएगा. जब पोटैटो से वाटर निकलकर बाहर चले जाएगा तो पोटैटो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. पोटैटो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. इस वजह से जैसे जैसे सक्रोज की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे पोटैटो का मास कम होता जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. कि जब आपने सक्रोज की कंसंट्रेशन कम रखी हुई थी तो पोटैटो का मास ज्यादा था, यानी उसमें से वाटर कम बाहर जा रहा था. बट जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन सक्रोज की इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप सक्रोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, लेट्स सपोज यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो वैसे वैसे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सोऑस्मोसिस का. एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है. वाटर पोटैटो से बाहर निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर कम है, क्योंकि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है. इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके. Which of this process requires energy from respiration? Diffusion, osmosis. Both are the type of passive transport. इन दोनों में एनर्जी चाहिए आपको? नहीं चाहिए. So which option is the right option? Option number D is the right option. सही. Let's move further. Cubes of hard-boiled egg white are placed in test tube containing 5 cm cube of water. Other substances are added to each tube as shown on the chart. The tubes are left for 8 hours and then tested for amino acid. The solution will get result of test for amino acid. पेप्सिन. अगर आप सिर्फ पेप्सिन, अच्छा देखो हो क्या रहा है कि अगर आप पेप्सिन जो है वो ऐड करते हो विथ प्रोटीन, तो पेप्सिन जो है इस प्रोटीन की डाइजेशन करवा देगा. जब पेप्सिन इस प्रोटीन की डाइजेशन करवा देगा तो ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ऐसा ही होगा. अब आपसे पूछा जा रहा है विच ट्यूब शोज दैट पेप्सिन इज एन एंजाइम.
अगर मैं सिर्फ पेप्सिन डाल रही हूं तो नो अमाइनो एसिड, यानी नो प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हुई। अगर मैं पेप्सिन प्लस अल्कलाई डाल रही हूं तो भी प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो रही। अगर मैं कुछ भी नहीं डाल रही तो भी प्रोटीन की डाइजेशन हो रही। अगर मैं कोई एंजाइम ही ऐड नहीं कर रही तो ऑब्वियसली प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। नाउ अब मैं पेप्सिन प्लस एसिड ऐड कर रही हूँ। पेप्सिन के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया? एसिड। अब देखो लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पेप्सिन को एसिड के साथ डाला गया। इसका मतलब कि पेप्सिन इज एन एंजाइम, और वो एंजाइम कब वर्क करेगा? आपकी लो पीएच पे वर्क करेगा, यानी एसिडिक पीएच पे वर्क करेगा। इसका मतलब एक तो ऑप्शन नंबर 4 शो कर रहा है कि पेप्सिन इज एन एंजाइम। उसके बाद अगर मैं बॉइल्ड पेप्सिन डाल रही हूं और प्लस एसिड, तो मुझे अमाइनो एसिड ट्रेसेस में मिल रहे हैं। इसका मतलब लेस डाइजेशन। ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने पेप्सिन को बॉइल कर दिया तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हियर? What is the effect of boiling on enzymes? डीनेचर हो जाता है एंजाइम। इस वजह से ये टेस्ट ट्यूब नंबर 5 भी एंजाइम की प्रॉपर्टी शो कर रही है कि एक तो एंजाइम के लिए एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो आपकी टेस्ट ट्यूब नंबर 4 एंड 5 शो कर रही है कि पेप्सिन क्या है? एंजाइम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एसिड डाला है, पेप्सिन ऐड ही नहीं किया। 7 क्यों नहीं है? क्योंकि अल्कलाई डाला है, पेप्सिन को ऐड ही नहीं किया। तो पेप्सिन का इफेक्ट तो इन दोनों में शो ही नहीं होगा। इन 3 के अंदर 6, 7 और 3 के अंदर तो पेप्सिन का इफेक्ट ही शो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे सिर्फ पेप्सिन डालो तो पेप्सिन ने काम नहीं किया। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 एंड 5 इज द राइट ऑप्शन कि पेप्सिन आर सेंसिटिव टू पीएच एंड पेप्सिन इज ऑल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो इस वजह से आप टेस्ट ट्यूब नंबर 4 एंड 5 को कंसीडर करोगे। सही। Which sign shows that a plant has been grown in a culture solution deficient in magnesium? अगर मैग्नीशियम में डेफिशिएंसी होगी तो क्या चीज नहीं होगी प्लांट में, और क्यों नहीं होगी? Why magnesium is necessary for plants? किस चीज की सिंथेसिस करवाता है? बताइए। You are saying right, chlorophyll. So if chlorophyll is not there, so what happened? इसमें से क्या इफेक्ट होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वो तो ओके है, बट विजिबल इफेक्ट क्या नजर आएगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है कि प्लांट वीक हो जाएगा, ओवरऑल वीकनेस प्लांट में हो जाएगी, बट अभी इन इफेक्ट्स में से आपके क्या इफेक्ट है वो आपको नजर आएगा, या क्या साइन शो नजर आएंगे आपको जब हाँ बोलिए जी। बिकॉज के क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट आपको येलोइश नजर आएगा, येलो स्टेम और येलो लीव्स नजर आएंगे। आगे चलते हैं। The graph shows the rate of photosynthesis of a plant at increasing light intensity at 2 different carbon dioxide gas concentration. The temperature is keep constant. Temperature इन्होंने constant रखा हुआ है, यहाँ पर आप light intensity बढ़ा रहे हो, but if the carbon dioxide concentration is 0.03 तो limited हो गया आपका rate of photosynthesis, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके 0.06 है तो इसका यहाँ पर रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो 0.03 के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट आपको दिखाया जा रहा है डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे। जो आपका एक्स है, एक्स तक दोनों जगह विच थिंग इज रिस्पॉन्सिबल? लाइट इंटेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, बट वाई और जेड में कौन सी चीज है जो लिमिटिंग फैक्टर है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके मरियम, ओके ज़ैनब, ओके। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ लीफ। ये सेक्शन आपको लीफ का शो किया जा रहा है। दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज पैलिसेड मेसोफिल, और ये आपको जाइलम शो कर रहे हैं, ये फ्लोएम शो कर रहे हैं, दिस इज स्पंजी मेसोफिल, एंड ये आपके लोअर एपिडर्मिस के सेल्स हैं। विच सेल हैव द फंक्शन शोज? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन कौन करेगा?
और ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कौन कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट का कौन करेगा? 2 and 3 because 2 is the xylem and 3 is the phloem. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करेगा? यस, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट. इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट शो किए जा रहे हैं. यहाँ पे भी आपको ये जो ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं दीज आर क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे भी आपको क्लोरोप्लास्ट आर गिवन. इट्स मीन दे हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. 1 and 5 is responsible for photosynthesis while 2 and 3 are responsible for transport. So option number A is the right option. ठीक है, आगे चलते हैं. The diagram shows a section of the small intestine in which partially digested food is being pushed along. अच्छा, longitudinal muscles, circular muscles, they are antagonistic muscles. Antagonistic muscles मतलब होता है कि अगर एक contract करेगा तो दूसरा वाला जो है वो रिलैक्स करेगा. दूसरा वाला क्या करेगा? रिलैक्स करेगा. ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. का फूड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. किस डायरेक्शन में? आपके राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है फूड. विच इज द स्टेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल एट 1 and 2. सबसे पहली बात, जब आपका फूड होता है, इफ दिस इज द फूड, यहां पे आपका लेट सपोज फूड है, तो इस फूड को आपको कहां पुश करना है? इस डायरेक्शन में पुश करना है. तो जो पीछे वाली जो सर्कुलर मसल है वो क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि फूड आगे पुश हो सके, तो जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएगी. जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि इस टो वाली डायरेक्शन के अंदर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि कि ये देखो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है ना कि इसका डायमीटर यहाँ पर कम हो रहा है. जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कौन सी मसल्स जो है रिलैक्स होंगी? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगी. यानी 2 वाली की पोजीशन में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या है? रिलैक्स. और 1 वाले में जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स है, ये आप देख सकते हो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स है, तो इस टाइम पे आपके कौन सी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि जब आपका फूड मूव करता है तो पीछे वाले जो मतलब फूड जो बोलस है, उससे जो पीछे वाली जो पार्ट है, जो रीजन है आपका सर्कुलर मसल्स का, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि फूड को आगे पुश कर सके. जब आप बलून को कंसीडर करो, आपको बलून को आगे की तरफ हवा जो है उसमें आपको पुश करनी है, तो आप पीछे से प्रेस करते हो तो बलून आगे से स्वेलन अप हो जाता है ना. बिल्कुल इसी चीज को आप अपने जो है माइंड में रखो. पीछे से पुश करोगे तो आगे फूड ट्रांसफर होगा, पीछे से फोर्स लगेगी तो पीछे आगे फूड ट्रांसफर होगा. तो सब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल उस टाइम पे रिलैक्स हो रहे होंगे. तो बी पोजीशन यानी फूड से जस्ट पीछे वाली पोजीशन पे जब आपके सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करेंगे? रिलैक्स. बिकॉज आपके इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बारे में पूछा जा रहा है. और जब आपके और ये वाला रीजन जहां फूड मौजूद है, जाहिर सी बात है फूड की प्रेजेंस की वजह से सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. और जब सर्कुलर मसल्स जो है वो फूड को अकोमुलेट करने के लिए रिलैक्स हो रहे हैं, और जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो उस टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. सही है, क्लियर हो गई बात? ओके जी. इन विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डस अमाइलेस एक्ट? अमाइलेस कौन से रीजन में एक्ट करता है? अमाइलेस, व्हाट इज अमाइलेस? पहले तो मुझे ये बताइए. बताओ व्हाट इज अमाइलेस? पहले तो मुझे बताओ अमाइलेस क्या होता है? यस, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अमाइलेस? अमाइलेस का काम क्या है? अमाइलेज का बेटा काम है टू डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोस और फर्दर फिर ग्लूकोज. तो बेसिकली स्टार्च की डाइजेशन के लिए
आपका अमाइलेज अपना वर्क करता है। तो अमाइलेज कहाँ कहाँ एक्ट करता है? अमाइलेज एक्ट करता है माउथ कैविटी में, और अमाइलेज आपका जो है वो एक्ट करता है इलियम में। तो आपका बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पैंक्रियास से अमाइलेज रिलीज होता है, पैंक्रियास में एक्ट नहीं करता। स्टमक में इन दोनों जगह स्टमक पे अमाइलेज डी नेचर हो जाता है ड्यू टू द एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम एंड इन फ्लोएम? फ्लोएम और जाइलम में कौन सा सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं? जाइलम इज अ डेड वेसल, जो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? यस। और फ्लोएम किसको हेल्प करता है? सक्रोस एंड वाटर को बेसिकली कर रहा होता है, मतलब सक्रोस और वाटर भी फ्लोएम में मूव हो रहा होता है, और मिनरल आयंस एंड वाटर जो है वो जाइलम में मूव कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, okay. The table shows the recommend daily intake of energy and iron for females at 4 different age: 6 months, 5 years, 25 years, 75 years. Which shows the recommend daily intake for the 25 years old. एनर्जी एक 25 ईयर ओल्ड लेडी जो है वो एक्टिव भी होगी, इसके अलावा जो है वो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी फास्ट ही होंगी। उसके अलावा अगर आपकी एक 25 इयर्स की लेडी है तो माइट भी हो कि वो मतलब मदर भी हो या मदर ना हो, तो वो सेक्सुअली एक्टिव तो है, यानी कि वो प्यूबर्टी तो आ चुकी है, यानी कि वो एक अडल्ट है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रही होगी। और अगर मदर होंगी तो वो शायद लैक्टेशन के ऊपर भी हो। यानी 25 जो ईयर है वो एक ऐसी फेज है जिसमें फीमेल हर तरह से फिजिकली भी और इंटरनली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी एक्टिव है। तो एनर्जी की क्या अमाउंट आपको आप समझते हो कि चाहिए होगी इस स्टेज पे, और आयरन कितना चाहिए होगा? सिक्स 6.5 होगी। क्यों? हाँ, तो 8.1 ही होगी इस वजह से, क्योंकि अभी आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। अब आपको मैंने अभी यहाँ पे देखो ना कि फीमेल सेक्सुअली एक्टिव भी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी फास्ट चल रही हैं, मदर हैं तो लैक्टेशन भी कर रही होंगी, प्यूबर्टी अडल्ट है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रही होगी। यानी कि 6 मंथ की तो फीमेल बहुत छोटी है ना, अभी तो उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। 5 इयर्स में भी जो है ये सारे प्रोसेसेस तो नहीं हो रहे, प्यूबर्टी का प्रोसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशन, ये सब तो नहीं हो रहा। 75 में भी ये सब नहीं हो रहा। बेसिकली 25 वाली जो एयर है वहां उसमें ये सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं। इस टाइम पे फीमेल को सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपकी 8.1 है। और आयरन भी सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ब्लड फ्लो होता है। अगर मदर हैं तो प्रेगनेंसी वगैरह में भी ब्लड आपको चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी ब्लड जो है वो ब्लड चाहिए। इस वजह से आपका आयरन भी बहुत ज्यादा कंटेंट आयरन का भी चाहिए होगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। सही है? गेटिंग माई पॉइंट? ओके। 5 सिमिलर प्लांट्स आर प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब। ये 5 सिमिलर प्लांट्स टेस्ट ट्यूब में डाल दिए हैं। ऑयल टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ वाटर, ऑयल यहाँ पे इंसर्ट कर दी ताकि वाटर खुद यहाँ से मतलब टेस्ट ट्यूब से एवापोरेट ना हो। और ये वाटर है नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में। सम ऑफ द प्लांट्स हैव देयर लीव्स कोटेड विद ग्रीस टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। कुछ लीव्स पे इस प्लांट के क्या किया गया, ग्रीस लगा दिया गया ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो सके। ईच प्लांट इज वेटेड इन टेस्ट ट्यूब एंड द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड अगेन 2 days लेटर। हर प्लांट को स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे उसका वेट किया गया और उसके बाद 4 days बाद उसका वेट किया गया, और जो रिजल्ट है वो आपको दिखा दिए गए हैं। विच प्लांट हैड देयर लीव्स कोटेड विद ग्रीस। अब इनमें से कौन से प्लांट ऐसे हैं इन 5 प्लांट्स में से जिनके लीव्स को कोटिंग की गई है ग्रीस से। अगर ग्रीस से कोटिंग करोगे तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम होगा। जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम होगा तो प्लांट से वाटर कम एवापोरेट होगा। जब प्लांट से वाटर कम एवापोरेट होगा तो प्लांट का वेट कम रिड्यूस होगा। तो अब मुझे बताइए कि कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनके लीव्स पे जो है वो कोटिंग की गई है विद ग्रीस। इस रिजल्ट को देख के हमें क्या शो हो रहा है?
बताइए। अगर प्लांट नंबर 1 को देखो तो 105 से 103 हुआ है, बहुत कम हुआ है, सिर्फ 2 समझ लो, सिर्फ 2 ग्राम्स का फर्क आया है। इस वाले प्लांट में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, ये 121 से 97 हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें भी देखो 107 से 84 हो गया, ज्यादा डिफरेंस है। इसमें देखो 111 से 110 हुआ है, यहाँ पे भी कम डिफरेंस है, ओनली 1 ग्राम का डिफरेंस आया है। यहाँ पे 1119 से 93 हो गया, इसमें भी ज्यादा डिफरेंस आया। तो अब मुझे बताइए कि कौन से प्लांट पे कोटिंग की गई होगी विद ग्रीस। अगेन लिसन केयरफुली, आई एम सेइंग कि आपका जो प्लांट है, अगर उसके, इफ दिस इज द लीफ, ये आपका लीफ है, इस लीफ के ऊपर आपने जो है वो कोटिंग कर दी, इस लीफ के ऊपर आपने जो है वो कोटिंग कर दी है विद ग्रीस, सही है। अब इस लीफ का जो आपने कोटिंग कर दी विद ग्रीस, कोटिंग कर दी, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस तो नहीं हो सकता ना। वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है लॉस ऑफ H2O, वो तो नहीं होगा। जब लॉस ऑफ H2O नहीं होगा तो प्लांट का वेट रिड्यूस नहीं होगा, प्लांट का वेट रिड्यूस नहीं होगा। 2 और 3 में तो प्लांट का वेट बेटा रिड्यूस हो रहा है ना, ज्यादा रिड्यूस हो रहा है ना। कौन सा वाला ऐसा है जिसमें प्लांट का वेट कम रिड्यूस हो रहा है? टू के अंदर 121 को माइनस करो 97 से, तो 11 7 8 8 9 10 11 4 यहां से, और ये आपके जो है 11 9 10 11 24 ग्राम्स का बेटा डिफरेंस आ रहा है 121 और 97 में। तो 1 और 4 होगा, क्योंकि 1 और 4 में डिफरेंस कम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सही है। नाउ क्लियर है कॉन्सेप्ट के ऑयल क्यों लगाया आपने? ऑयल इस वजह से लगाया ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो सके, और जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, वाटर नहीं एवापोरेट होगा, तो प्लांट का वेट भी रिड्यूस नहीं होगा। इस वजह से जहां पे सबसे ज्यादा कम वेट चेंज है, वो वाले प्लांट्स आपके कोट करे गए हैं विद ग्रीस, ठीक है। आगे चलें। ओके, द ग्राफ shows the pH of saliva in the mouth after eating sugar. Alkaline, neutral, acidic. When are the conditions in the mouth most likely to cause tooth decay? टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके आपके दांत जो है वो खराब हो जाते हैं ड्यू टू एसिडिटी विच इज प्रेजेंट इन माउथ। एसिडिक पीएच की वजह से जो कैल्शियम है हमारे दांतों का जो इनामिल लेयर है वो डैमेज होने लग जाती है। अब आपको ये दिया जा रहा है कि जब आपने शुगर खाई, शुगर खाते साथ ही आपकी जो पीएच है वह क्या होना शुरू हो गई? वो ड्रॉप होना शुरू हो गई, यानी वो एसिडिक होना शुरू हो गई, और वो 5 से लेकर तकरीबन आपका 30 तक 25 तक वो आपकी क्या रही? रिड्यूस ही रही। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पीएच इंक्रीज होना स्टार्ट हुई और तकरीबन 45 पे आके अगेन न्यूट्रल हो गई। ऐसा ही है कि हमारे माउथ में जो पीएच एसिडिक होती है, ये किस वजह से एसिडिक होती है? क्योंकि हमारे माउथ में बैक्टीरिया मौजूद है, हमारे माउथ में बैक्टीरिया मौजूद है। जब आप शुगर ईट करते हो तो वो बैक्टीरिया शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस वजह से हमारी माउथ की पीएच क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। पीएच डिक्रीज होने का मतलब यह है कि पीएच क्या होना शुरू हो गई? एसिडिक होना शुरू हो गई, और एसिडिक पीएच इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो अब मुझे बताइए कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है टूथ डिके का? यानी कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सबसे ज्यादा चांस है कि दांत खराब हो जाएं आपके? ऑप्शन बेटा, ऑप्शन देखो ए बी सी डी। व्हेन इज द हाईएस्ट? बी।
बिकॉज आपकी पीएच 5 से लेकर 25 पे आपकी पीएच जो है वो लो है, ये आपकी पीएच जो है पीएच 5 है, ये आपकी लो पीएच है। ये 5 पीएच जो है ये लो पीएच है, यानी ये एसिडिक पीएच है। इस वजह से आपके 5 से लेकर 25 तक चांस है कि आपका टूथ डिके हो सकता है। 30 पे पीएच इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब अब आपका टूथ डिके का चांस कम होता जा रहा है। 35 पे पीएच और इंक्रीज हो गई, 40 पे पीएच और इंक्रीज हो गई, और 45 पे तो न्यूट्रल हो गई है पीएच, तो इस पे चांस नहीं है। 0 से लेकर 5 तक पीएच ड्रॉप हो रही है, अभी तो ड्रॉप होना स्टार्ट हुई है ना, ये जो टाइम है इसमें तो ड्रॉप होना स्टार्ट हुई है। बट ये वाला टाइम जो है 5 से लेकर 25 तक का जो टाइम है, इसमें कांस्टेंट पीएच लो रही है, जिसकी वजह से इस वाले टाइम पीरियड में ज्यादा चांस है कि हमारे दांत खराब हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द हार्ट, ये वर्टिकल सेक्शन है हार्ट का। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नंबर्ड ब्लड वेसल्स, इस जो नंबर्ड ब्लड वेसल इनका क्या क्या काम है। ब्लड वेसल्स जो ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। वो ब्लड वेसल्स जो राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा। और ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड लेकर आती हैं, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। तो ये आपकी जो 1 वाली है ये क्या कर रही है, ये 1 वाली आपका ब्लड लेकर आ रही है, ये आपका ब्लड लेकर आ रही है कहां से, फ्रॉम बॉडी। ये 2, अच्छा इसके बाद फिर आपका राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जाएगा आपका कहां पे, लंग्स की तरफ। किसके थ्रू जाएगा, 2 के थ्रू जाएगा, कहां जाएगा, लंग्स की तरफ। और ये 2 क्या चीज शो कर रही है, 2 शो कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी इज द टाइप ऑफ आर्टरी विच टेक deoxygenated blood from heart to lung for oxygenation। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो deoxygenated blood लेकर जाती है हार्ट से लंग्स में। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला 4 वाला पार्ट जो कि लेफ्ट एट्रियम है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये आपका जो लेफ्ट एट्रियम है ये रिसीव करता है ब्लड कहां से, लंग्स से ब्लड रिसीव करता है। कौन सा ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड आपका बॉडी की तरफ चले जाता है थ्रू एरोटा, और ब्लड आ कहां से रहा होता है लेफ्ट एट्रियम में, बाय पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब आप देखो जो आपका सबसे पहली बात 1 का काम क्या था, कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी, ये रहा 1। ठीक है, उसके बाद आपका 2 का काम क्या है, 2 का काम है कैरीज ब्लड टू लंग्स। एक मिनट 1 का काम क्या है, 1 का काम है आपका कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी। ये 1 के ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है, 1 के लिहाज से। 2 वाले का काम क्या है, 2 वाले का काम है कैरीज ब्लड टू लंग्स। तो 2 वाला कौन सा सही है, कैरीज ब्लड टू लंग्स, ये वाला 2 वाले के लिए। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। कैरीज ब्लड टू बॉडी, बॉडी में ब्लड कौन लेकर जा रहा है, ये वाला एरोटा बॉडी में ब्लड लेकर जा रही है। और कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ब्लड लेकर कौन आ रहा है, आपका पल्मोनरी वेन जो 4 है वो आपकी लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? ओके, the diagram represent a blood capillary with an adjacent cell. The arrow represent the transfer of substances between the capillary and the cell. अब what is happening here, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेड ब्लड सेल आपको नजर आ रहा है, ये प्लाज्मा नजर आ रहा है, ये कैपिलरी वॉल है, और ये कुछ सब्सटेंस है जिनकी जो है वो एक्सचेंज चल रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए कि
रेड ब्लड सेल से क्या चीज ऐसी है जो टिश्यू में आ रही होगी? रेड ब्लड सेल क्या चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द सेल या टुवर्ड्स द टिश्यू? ऑक्सीजन। इसका मतलब आपका आर वाला क्या है? आपका ऑक्सीजन है। ठीक है। रेड ब्लड सेल से ऐसी क्या चीज है जो जा रही होगी? रेड ब्लड सेल दो चीजें भेज सकता है, या तो जो रेड ब्लड सेल है उससे तो ऑक्सीजन आ रही है, जो बॉडी का सेल है वो क्या चीज वापस भेजेगा ब्लड कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी फ्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया वगैरह सेंड कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्लाज्मा में जाती है या रेड ब्लड सेल के पास जाती है? प्लाज्मा में जाती है। यानी ये पी वाला शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि सेल आपका कैपिलरी में भेज रहा है। आर शो कर रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि ये आ रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा से और क्या चीज है ऐसी जो रेड ब्लड सेल की तरफ आ सकती है? प्लाज्मा हमारे यानी ब्लड में कौन सी चीज ऐसी है जो आपके सेल्स को चाहिए, जो सेल्स में एंटर हो रही हो? बताइए। ग्लूकोज। तो ये एस आपका शो कर रहा है ग्लूकोज। इसका मतलब ग्लूकोज कौन शो कर रहा है? एस, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड से सेल की तरफ आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन शो कर रहा था? पी। और ऑक्सीजन कौन शो कर रहा है? आर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सही है। ओके। द ग्राफ शोज चेंजेस इन द एयर प्रेशर विद इन द लंग ड्यूरिंग वन ब्रीथिंग साइकिल। अच्छा, ये ग्राफ शो कर रहा है आपका प्रेशर इन द लंग विच कॉज द चेंज इन एयर प्रेशर ड्यूरिंग स्टेज एक्स। स्टेज एक्स कौन सी स्टेज है? ये वाली स्टेज है, स्टेज एक्स। स्टेज एक्स में क्या हुआ कि आपका पहले जो एयर प्रेशर इन द लंग्स इनहेंस था, जो कि वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। जो इनहेंस था वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब कि जब एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, लंग्स में दो चीजें होती हैं। लंग्स में दो चीजें होती हैं। लंग्स या तो आपके लंग्स जो है वो इन्फ्लेट करते हैं या डिफ्लेट करते हैं, यानी या तो फूलते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब जब हमारे लंग्स, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि टू ड्रॉन इन द एयर। जब हम सांस लेते हैं, निकालते नहीं है, लेते हैं, उस टाइम पे हमारे लंग्स का प्रेशर क्या होता है? लंग्स का एयर प्रेशर ड्रॉप हुआ होता है। लंग्स का एयर प्रेशर कम हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? जिसकी वजह से हमारी एयर एंटर हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर। फिर जब हमको एक्सपायरेशन करना होता है, उस टाइम पे जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, उस टाइम पे हमारे लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ताकि कि हवा जो है आपकी बाहर निकल सके। तो यहाँ पे पॉइंट एक्स में अगर आप देखें, एयर प्रेशर पहले ज्यादा था, लंग्स में एयर प्रेशर ज्यादा था, और फिर एयर प्रेशर कम होता जा रहा है। एयर प्रेशर कम होने का मतलब है कि क्या चीज आपकी हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स हो रहे हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स हो रही है, या रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स हो रही है। यहाँ पर बताइए। यहाँ पे बेसिकली आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स हो रही है, ताकि कि जब एयर का प्रेशर तभी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये वाली स्टेज आपकी जहाँ पे 100 से भी कम है एयर प्रेशर, ये चीज आपकी शो कर रही थी इंस्पायरेशन। यानी कि यहाँ पर आप ये आपकी इंस्पायरेशन, इस वाली स्टेज इंस्पायरेशन है, और अब एक्सपायरेशन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एयर प्रेशर लंग्स में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हवा बाहर निकल रही है लंग्स से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर? जाना पा रही हूँ दिया?
बेटा आर यू लिसनिंग मी? ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स हो रही है ताकि एयर का प्रेशर लंग्स से खत्म हो, डिक्रीज हो। तो यहाँ पर बेसिकली आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स हो रही है, यहाँ पे एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। सही है? इज इट क्लियर? ओके, व्हाट डू द सीलिया डू इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स? सीलिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं या मूव म्यूकस आउट ऑफ द लंग्स? क्या करते हैं ये? बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं आपके सीलिया? यस और नो? बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं सीलिया। Cilia are basically hair-like structure which is present in internal walls of bronchi and lungs, bronchi of the lungs. So ये basically क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को ट्रैप नहीं करते, बैक्टीरिया को ट्रैप म्यूकस करता है, ये म्यूकस को लंग से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो दे कुड नॉट ट्रैप बैक्टीरिया, ये म्यूकस को बाहर निकालते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम सीलिया का नहीं है, वो काम म्यूकस का है। म्यूकस क्या होता है? इज अ स्टिकी सब्सटेंस व्हिच रिलीज आउट फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हर इंटरनल लाइनिंग्स में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, जिनका काम म्यूकस जनरेट करना है हमारी इंटरनल लाइनिंग्स को लुब्रिकेट रखने के लिए। तो बेसिकली जब म्यूकस जनरेट होता है तो बैक्टीरिया उस म्यूकस, क्योंकि वो स्टिकी सब्सटेंस होता है, उससे अटैच हो जाते हैं और सीलिया उसको प्रोपेल करके बाहर निकालता है। तो यहाँ पर आपके सीलिया का काम आपका जो है वो बैक्टीरिया को ट्रैप करना नहीं है, बल्कि म्यूकस को निकालना है बाहर लंग्स से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिटनेस ट्रेनिंग इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट रनर कैन बिल्ड अप इन देयर मसल्स बिफोर पेन स्टॉप देम रनिंग। फिटनेस ट्रेनिंग से द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट रनर्स कैन बिल्ड अप इन देयर मसल्स बिफोर पेन स्टॉप देम रनिंग। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंक्रीज? अगर हम कह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा? इससे एरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स कैन बी मोर रैपिड, ब्लड फ्लो टू द मसल्स इज इंक्रीज, मोर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन मसल्स, more energy is needed by the muscles। क्या होगा इससे जी? कि ज्यादा एनारोबिक एस्पायरेशन मसल्स में हो जाएगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। सही है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। विच कैन नॉट बी एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी वो चीज जो आपकी बॉडी खुद फॉर्म करे। तो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन? बताइए। नो, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो आपकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना इज द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। बट अनडाइजेस्टेड फूड क्यों? बिकॉज अच्छा आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, वो आपकी बॉडी फॉर्म नहीं कर रही, तो आपका एक्सेस फूड है। अनडाइजेस्टेड फूड इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड विच यू आर टेकिंग फ्रॉम एनवायरमेंट, विच यू आर टेकिंग फ्रॉम एनवायरमेंट, जो आप एनवायरमेंट से ले रहे हो, या आपकी बॉडी खुद से फॉर्म नहीं कर रही। तो जब इस चीज का रिमूवल हो रहा है तो इज इट नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन की एग्जाम्पल नहीं है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बिकॉज यूरिया भी आपकी बॉडी खुद फॉर्म करती है, और वाटर इज रिमूव फ्रॉम द थ्रू द किडनी, वो यूरिया के साथ यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है, इट इज ऑल्सो द एक्सक्रीशन। बट आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो आपकी बॉडी जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड खुद बना नहीं रही, वो एग्जिस्ट फूड है। सो ऐसे इज इट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, इज इट नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। विच स्ट्रक्चर आर ऑल इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? कौन सा स्ट्रक्चर आपके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं? ब्लड वेजल्स नियर द स्किन सरफेस, यस। सेरिबेलम, नो, बिकॉज सेरिबेलम का काम पोस्चर मेंटेन करना होता है। स्वेट ग्लैंड्स, यस, बट नॉट सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ब्लड वेजल्स नियर द स्किन, यस। हाइपोथैलेमस, यस। स्केलेटल मसल्स, यस, क्योंकि अगर ब्लड
टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शिवरिंग का प्रोसेस करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है जिसका काम होता है पोस्चर कंट्रोल करना। किडनी का भी टेम्परेचर में कोई काम नहीं है, इस वजह से आपका सी और डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 21 टिल 40। ओके, सो आज के लिए जो है इतना इनफ है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। एनी क्वेश्चन? होमवर्क में जस्ट अभी मैं आई एम नॉट गिविंग यू द होमवर्क। आप सारे पेपर्स, जितने पेपर्स आप कर सकते हो खुद से आप वो करो, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, या आप थ्योरी जो है उसको बुक रीडिंग करो आप अभी बस, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सही कर सको। सही है, ओके ओके। सो अल्लाह हाफिज।